हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 17 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, बुक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो द गोल्डन ईयर्स नाम की ये जो पुस्तक है ये ऑथर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत ही फेमस ऑथर है जिन्होंने हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नाम की पुस्तक को लिखा है। अब इस बुक की अगर हम बात करें कि बुक में किसका उल्लेख किया गया है, तो देखिए इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं को उजागर किया है और इसके अलावा अपने एक्सपीरियंस को एक कहानी के अनुरूप ढाला है। तो द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम इनकी अदर बुक्स की बात करें तो देखिए द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, रेन इन द माउंटेन्स, नोट्स फ्रॉम द हिमालयास, बुक ऑफ ह्यूमर, ये सभी पुस्तकें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो जो हाल ही में लॉन्च हुई है उसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुरानी बुक्स हैं जो कि सुर्खियों में रहती है या काफ़ी फेमस है, यहाँ पर मैंने आपको सभी बता दी हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म ईशान हो क्लासिक्स वर्ग में प्रदर्शित की जाएगी? यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ईशान हो जो कि एक भारतीय फिल्म है फ्रेंड्स, ये मणिपुर राज्य की फिल्म है। मणिपुर राज्य में कंगबम तोम्बा इसके डायरेक्टर हैं। तोम्बा की इस मणिपुरी फिल्म को जिसका नाम ईशान हो है, इसे कौन से फिल्म फेस्टिवल में क्लासिक्स वर्ग में हाल ही में प्रदर्शित किया जाएगा? कांस फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है जो कि 2023 में 16 से 27 मई तक फ्रांस में आयोजित किया जाने वाला है। इस साल ये 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल है जिसमें देखिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डी ओर है जो कि 2023 में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को दिया गया है। भारत के मणिपुर राज्य की ईशान हो फिल्म 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में प्रदर्शित की जाने वाली है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सबसे पहले हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं। भारत में जितने भी उद्योग या व्यापार हैं उनके लिए एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए और सभी व्यापार के लिए स्वतंत्र हो, सभी उद्योग फेयर कंपटीशन के लिए स्वतंत्र हो, इस उद्देश्य से काम करने वाली ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए भारत की संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष थी। इनके स्थान पर पंजाब केडर की आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना और बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना देखिए 14 अक्टूबर 2003 को भारत में की गई थी और हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष रवनीत कौर को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्किम जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, हर साल इसका स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर आप भारतीय संविधान के बारे में जानते होंगे तो आपको पता चलता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। इसी संविधान संशोधन के अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय संसद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी कैपिटल गंगटोक है। श्री प्रेम सिंह तमांग इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर है। तो 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम 16 मई को मनाए जाने वाले अदर्स डे की बात करें
तो देखिए, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे भी 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये भी 16 मई को मनाया जाता है। और भारत में नेशनल डेंगू डे 16 मई के दिन ही मनाया जाता है। तो सिक्किम दिवस के साथ साथ इन 4 डे को याद रखिएगा, जो कि 16 मई को भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत किस राज्य से संबंधित है? तो वुपला प्रणीत, जो कि हाल ही में भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर में इन्होंने अमेरिका के GM हंस निमन को हराया है और इसी के साथ वुपला प्रणीत तेलंगाना के छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनके पहले देखिए, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने थे, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल से हैं। और 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR बने थे, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। भारत के सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने 1988 में ये खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद से लेकर विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं। अब हाल ही में तेलंगाना के वुपला प्रणीत भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो देखिए, ये फुटबॉल की सबसे बड़ी स्पेनिश लीग है फ्रेंड्स, जिसे ला लीगा के नाम से जाना जाता है। 2023 में ला लीगा फुटबॉल खिताब FC बार्सिलोना ने अपने नाम किया है। बार्सिलोना ने फाइनल में स्पेनियोल को 4-2 से हराकर स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब अपने नाम किया। इस खिताब को देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा 35 बार रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है और इसके बाद दूसरे नंबर पर FC बार्सिलोना आती है, जिसने इस खिताब को 27 बार अपने नाम किया है। तो ला लीगा स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है, जिसका खिताब 2023 में FC बार्सिलोना की टीम ने जीता है। आगे आ जाते हैं, माई लाइफ एप्लीकेशन का संबंध किस मंत्रालय से है? तो भारत सरकार की माई लाइफ एप्लीकेशन का संबंध यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से है। यहाँ पर आप एक इमेज में देख सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जिसे माई लाइफ के नाम से जाना जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। एप्लीकेशन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। इन्होंने देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक जलवायु परिवर्तन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसी का नाम माई लाइफ इन्होंने दिया है। वैसे हम अपनी लाइफ को पर्यावरण के अकॉर्डिंग जिएं, इसके लिए मिशन लाइफ की जो शुरुआत है वो भारत के PM नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को की थी और अब इसे एक एप्लीकेशन के रूप में हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक जन अभियान है, जिसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा, नेचर की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह जो अभियान है 5 जून 2023 तक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तक चलेगा। तो माई लाइफ एप्लीकेशन भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। इस मंत्रालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो ये भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है प्रमोद भगत। हाल ही में देखिए, इन्होंने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। अब किन 2 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता? तो सबसे पहला देखिए, इन्होंने इंग्लैंड के डेनियल को हराकर पुरुषों की एकल SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने मेंस डबल प्रतियोगिता में जीता है। इन्होंने देखिए सुकांत कदम के साथ मेंस डबल के SL3 और SL4 स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पर आ रहा होगा कि सर ये SL3 या SL4 क्या है? तो देखिए, ये पैरा ओलंपिक जब होता है या फिर पैरा बैडमिंटन या ऐसी प्रतियोगिता होती है जो कि दिव्यांगों की होती है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई जाती है अलग अलग किस्म के दिव्यांगों के लिए। तो ये SL3, SL4 इन नामों से जानी जाती है।
तो यहाँ पर मैंने आपको प्रमोद भगत के 2 गोल्ड मेडल बताए जो उन्होंने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीते हैं। इसके अलावा देखिए इसी टूर्नामेंट में भारत के आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई ने SL4 स्पर्धा में अपने ही देश के सुकांत को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और भारत की नित्या श्री ने SH6 कैटेगरी में सिल्वर मेडल इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। तो ये सभी खिलाड़ी थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोई ना कोई पदक जीते हैं। हम प्रमोद भगत की बात कर रहे थे तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, IDMC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में सबसे अधिक आपदा विस्थापन हुआ है। देखिए पहले रिपोर्ट कौन जारी करता है उस संस्था की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद और आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। अब ये बात करती है देखिए इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब किसी देश के आंतरिक विस्थापन की। आंतरिक विस्थापन का मतलब होता है अपने ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला माइग्रेशन या फिर विस्थापन। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश में सबसे अधिक आपदा विस्थापन हुआ है, तो ये देश है पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में पिछले साल एक बाढ़ आई थी जिसके कारण काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होना पड़ा था। तो यहाँ पर आंसर तो मिल गया हमें, ये देश हो जाता है पाकिस्तान। किसी भी प्रकार की आपदा के कारण पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए आंतरिक विस्थापन वो कंडीशन है जहां लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन वे अपने देश की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। इसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए देश के अंदर ही हिंसा, संघर्ष, विकास परियोजनाओं के कारण भी माइग्रेट करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। 2022 में पाकिस्तान में सबसे अधिक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है फिलीपींस, तीसरे पर है चाइना और चौथे नंबर पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के मामले में आता है भारत। भारत में देखिए 6 लाख से अधिक संघर्ष और हिंसा के कारण और 32,000 लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। अब ये रिपोर्ट कहती है कि 2022 के अंत में 110 देशों और क्षेत्रों में 71 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक विस्थापित हुए हैं। पिछले वर्ष ये संख्या कम थी, इस साल 20% की वृद्धि हुई है आंतरिक स्थापितों में। तो यहाँ पर देखिए अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा, तो आप इतना परेशान मत होइए, बस इतना याद रख लीजिए कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ है, तो ये है पाकिस्तान। 4 देश याद रख सकते हैं, तो पाकिस्तान, फिलीपींस, चीन और भारत। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यही हमसे पूछा जाएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने लॉन्च किया है। तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को भारत और बांग्लादेश ने मिलकर लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब इस प्रोग्राम के तहत देखिए बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स और भारत के 50 स्टार्टअप्स एक दूसरे देश की यात्राएं करेंगे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को यहाँ पर साझा करेंगे। अब देखिए इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो व्यापारिक संबंधों को दोनों देशों के मध्य में बढ़ावा देना, एक दूसरे के अनुभव को साझा करना और युवाओं को प्रोत्साहित करना उद्योगों के लिए या स्टार्टअप्स के लिए, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश का संयुक्त प्रोग्राम है जिसे हाल ही में दोनों देशों के मध्य में लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 17 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए हम फैक्ट शीट की बात करते हैं। आज की फैक्ट शीट में हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकती है। देखिए दुबई की एक एयरलाइन से अमीरात, इन्होंने दुनिया के पहले रोबोटिक असिस्टेंट सारा को लॉन्च किया है और अपनी एयरलाइंस में अपॉइंट किया है। ये एक रोबोट है जो कि इस फ्लाइट में असिस्टेंट के रूप में कार्य करने वाली है। इसे नाम दिया गया है सारा। सेकंड देखिए, नाटो देशों के मध्य में वार्षिक अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन
2023 में एस्टोनिया के तेलिन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। हाल ही में क्यूबा देश के प्रेसिडेंट एक बार फिर से मिगुएल डियाज कैनेल को बनाया गया है। इसके अलावा सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अब नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वो देश जिसकी इकोनॉमी अधिकतर नशीले पदार्थों के निर्यात पर निर्भर है, ऐसे देशों को नार्को स्टेट के नाम से जाना जाता है। सीरिया का जो विदेशी भंडार है फ्रेंड्स, उसमें से 90% जो पैसा है वो नशीले पदार्थों को बेचकर आता है। तो इस तरह से सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है। इसके बाद आगे देखिए, हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। और लास्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड के सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सीरिया वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को याद रखिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के वॉर में ये काफ़ी फेमस हुए हैं, काफ़ी सुर्खियों में हैं, तो आपको इन्हें भी याद रखना चाहिए। अब आ जाइए, हम लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर कल आपको याद नहीं हुआ है, कुछ दिक्कत आई हो, आपने नहीं देखा हो, तो यहाँ पर आज आपका लास्ट डे का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, जो कि 16 मई 2023 का है। देखिए, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर प्रवीण सूद बनाए गए हैं। दंड यात्रा या दंड यात्रा भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है, जो कि एक धार्मिक यात्रा है। हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। इसके पहले एलन मस्क ट्विटर के सीईओ थे, लेकिन अब ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। हिम डेटा पोर्टल भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य में किया गया। बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 4 मेडल अपने नाम किए हैं और इसी के साथ भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसी का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, दिसंबर 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में यूरोप के देश पुर्तगाल के द्वारा अपने यहाँ पर इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। लास्ट देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो पूरे वर्ल्ड में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई 2023 में मई का दूसरा शनिवार 13 मई को था, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट डे के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लिया। आई होप बहुत ही इजीली आपको याद हो गए होंगे। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है? अगर आपने वीडियो को सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में बता पाओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है। मैंने आपको अभी समझाया है इसके बारे में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कल फिर करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।